हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर। तो एक बार पुनः हम राजस्थान इतिहास में जो प्राचीन सभ्यता हमारा टॉपिक चल रहा था उससे संबंधित एक और क्लास लेकर आए हैं। और यह क्लास जो हमारी शेष रह गई है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता उनसे संबंधित है। और इसके बारे में जो हमारी क्लास आएगी उसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अपने प्रश्नों को हल करेंगे। और इसके अलावा जो पिछली भर्तियों में चाहे वो सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो उसमें इन सभ्यताओं से संबंधित जो भी प्रश्न आए हैं उनकी भी एक क्लास डाली जाएगी अलग से। ठीक है, अगर कोई भाई बंधु इस क्लास को पहली बार देख रहा है तो उसके लिए ये ज़रूरी सूचना है कि वो इससे पहले 4 पार्ट आ चुके हैं उनका भी अध्ययन करें। और उन पर उन क्लासों में हमने जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है उन पर हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था, चर्चा की थी। तो चलिए दोस्तों, हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। और पहली सभ्यता है रेड सभ्यता। कौन सी है? रेड सभ्यता। और रेड सभ्यता के पढ़ने से पहले हम उसके बारे में जो सामान्य बेसिक जानकारी है उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं कि रेड सभ्यता जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है, ये प्राचीन काल में जो टोंक का वाला स्थान था ये जयपुर रियासत के अधीन में था। और यहाँ पर उत्खनन कार्य केदारनाथपुरी के द्वारा किया गया था। और ये रेड सभ्यता ढील नदी के किनारे अवस्थित है। इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। टाटा नगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बड़ी मात्रा में लोहे की उपकरण या अवशेष प्राप्त हुए थे। ठीक है, और इसके अलावा इसका संबंध है, इस स्थल का संबंध मालव जनपद से होने के भी प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, लैंड टू लैंड अध्ययन करते हैं। यह सभ्यता जयपुर रियासत का छोटा सा गांव था। रेड है, ये जयपुर रियासत का एक छोटा सा गांव था। और यहाँ पर निकट ही एक बेड़ गांव हो रहा है जिसके कारण इन दोनों को संयुक्त रूप से रेड बेड़ कहा जाता है। ठीक है, रेड गांव है जो जयपुर रियासत का एक छोटा सा गांव था और इसके पास में एक बेड़ गांव और स्थित है होने के कारण इनको संयुक्त रूप से रेड और बेड़ कहा जाता है। रेड सभ्यता बनास की सहायक नदी ढील के किनारे अवस्थित है। ठीक है, लेकिन इसे बनास संस्कृति में शामिल नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि बनास संस्कृति थी उससे संबंधित जो भी सभ्यता हमने पढ़ी है उदयपुर और राजसमंद में, वो क्या थी? ताम्रकालीन सभ्यता है। और जो रेड है वो लोहकालीन सभ्यता होने के कारण इसे बनास संस्कृति से अलग रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर उत्खनन कार्य केदारनाथपुरी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? केदारनाथपुरी के द्वारा 1938 में। इसके अलावा यहाँ से हमें 3076 चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले थे। पंचमार्क सिक्के का आपका मैंने कल वाली क्लास में बताया था कि पंच या आहत बोलें, ये विश्व के सबसे प्राचीन सिक्कों में से एक हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि भारत के सबसे प्राचीन सिक्के हैं जो मौर्य काल में चालू किए गए थे। और पंचमार्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर थप्पा लगाकर किसी प्रकार की आकृति को उकेरा जा सकता था, इसलिए इसे पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता है। यहाँ से इतने चांदी के सिक्के साथ मिले हैं, इतने बड़े सिक्कों का भंडार एशिया में भी कहीं नहीं प्राप्त हुआ था। ठीक है, रेड के उत्खनन से हमें मालव जनपद के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। किस जनपद के? मालव जनपद के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ से लोहे सामग्री के विपुल भंडार तथा लोहे संयंत्र के भी अवशेष मिले हैं, जिस कारण इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। रेड से हमें एक तो 3076 चांदी के सिक्के मिले हैं जो एशिया में सर्वाधिक हैं। इसके अलावा यहाँ से विपुल मात्रा में लोहे के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। इसके अलावा रेड की खुदाई से हमें बौद्ध धर्म और संस्कृति के भी प्रमाण उपलब्ध हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी रेड सभ्यता के बारे में। एक बार पुनः जल्दी चर्चा करते हैं। रेड सभ्यता वर्तमान में टोंक में
और ये जयपुर रियासत का छोटा सा गांव था और इसके नज़दीक में बेड़ गांव और है, इसलिए इसे संयुक्त रूप से रेड बेड़ कहा जाता है। दूसरी बात, ये बनास की सहायक नदी डील के किनारे स्थित है। तीसरी बात, यहाँ पर उत्खनन कार्य केदारनाथपुरी के द्वारा किया गया था। चौथी बात, यहाँ से हमें 3076 चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले हैं जो एशिया में सर्वाधिक थे। इसके अलावा यहाँ से लोहे के विपुल भंडार मिले हैं जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है, प्राचीन भारत का टाटा नगर। और इसके अलावा यहाँ से हमें मालव जनपद के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। चलिए अगली सभ्यता के बारे में। अगली सभ्यता है हमारी नगर, मालवा नगर। नगर जिसे मालवा नगर या करकोट नगर भी कहा जाता है, ये भी टोंक में स्थित है और ये भी मालव जनपद से संबंधित है। और यहाँ पर भी उत्खनन कार्य केदारनाथपुरी के द्वारा किया गया था। ये भी जो नगर है वर्तमान में टोंक है, टोंक में अब स्थित है, लेकिन जयपुर रियासत काल में ये जयपुर के उनियारा ठिकाने का गांव था। यहाँ से हमें मालव जनपद का प्रमुख नगर तथा संबद्ध उसकी राजधानी होने का प्रमाण भी प्राप्त होता है। इसके अलावा यह स्थान मालवों के द्वारा 2000 ईसा पूर्व बसाया गया था, जिस कारण इसे मालव नगर कहा जाता है। और इसका एक अन्य नाम कौन सा है, करकोट नगर भी। ठीक है। और यहाँ से जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उनमें मालवाना जय या जय मालव गणेश लिखा हुआ है, जो इसके प्रमाण देता है कि ये मालव जनपद का हिस्सा था या उसकी राजधानी थी। ब्रिटिश ACL क्लाइन ने 1871 और 72 में इस स्थान का सर्वेक्षण किया था और सर्वेक्षण में पाया था कि 6000 तांबे के सिक्के मिले हैं, जिससे उनका निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ पर मालव जनपद की एक टकसाल भी अब स्थित थी। किसकी, मालव जनपद की। ठीक है। एक बार पुनः चर्चा करते हैं नगर, जिसे मालव नगर भी के नाम से भी जाना जाता है या करकोट नगर के नाम से भी जाना जाता है। ये कौन सी जिले में अवस्थित है, टोंक में। और रियासत काल में ये जयपुर रियासत का भाग था। यहाँ से हमें मालव जनपद के बहुत सारे सिक्के प्राप्त होते हैं, जिससे ये प्रमाण मिलता है कि ये तो मालव जनपद की राजधानी हो सकती है। इसके अलावा क्लाइल ने इस बात के भी प्रमाण दिए कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो 6000 तांबे के सिक्के मिले थे, उसके आधार पर इसे ऐसा माना जाता है कि ये भाग मालव जनपद की टकसाल थी। टकसाल का मतलब होता है जहाँ पर सिक्कों की छपाई की जाती थी या छापे जाते थे, बनाए जाते थे। ठीक है। इसके अलावा मालव जनपद से हमें 2000 वर्ष पुरानी महिषासुरमर्दिनी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। 2000 वर्ष पुरानी महिषासुरमर्दिनी की मरण मूर्ति। मरण मूर्ति का अर्थ होता है मिट्टी से बनी हुई मूर्ति, जो देवी की है, वो भी प्राप्त हुई है। ठीक है। ये था मालव जनपद और रेड, ये दोनों ही टोंक में अवस्थित हैं। यहाँ पर केदारनाथपुरी के द्वारा उत्खनन किया गया था। ये दोनों की कॉमन बातें हैं, वो ध्यान में रख लेना। पहली बात, टोंक में अवस्थित है। दूसरी बात, यहाँ पर केदारनाथपुरी के द्वारा उत्खनन किया गया था। तीसरी बात, ये मालव जनपद से संबंधित है। रेड जहाँ पर लोहे कालीन के अवशेष मिले हैं और इसके अलावा चांदी के बड़ी मात्रा में भी सिक्के मिले हैं, जबकि मालव जनपद से हमें तांबे के सिक्के मिले हैं। और जो सिक्के मिले हैं उन पर जो अंक लिखा है वो है मालवाना जय या जय मालव गणेश लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नगरी, नगरी जिसे मध्यमिका भी कहा जाता है, ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, बेड़स नदी के किनारे। नगरी जिसे चित्तौड़गढ़ के उत्तर में बेड़स नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन स्थल है। इसका प्राचीन नाम मध्यमिका या मजमिका था और यह मौर्य और गुप्त काल में एक समृद्ध नगर था। ठीक है। नगरी का प्राचीन नाम मध्यमिका या मजमिका भी पड़ता है और ये मौर्य काल और गुप्त काल से संबंधित एक समृद्ध शहर था। अजमेर के बड़ली गांव के कौन से, अजमेर के बड़ली गांव से मिले एक शिलालेख में भी मध्यमिका का नगरी का उल्लेख मिलता है। अजमेर के बड़ली गांव से एक शिलालेख मिला है जिसमें भी इस नगर के का प्रमाण
मिलता है। इसके अलावा पतंजलि जो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, उसने बताया है कि अपने भाष्य में साकेत, जो अयोध्या का प्राचीन नाम था, के साथ साथ मध्यमिका पर यवनों के आक्रमण का भी उल्लेख मिलता है। किनके आक्रमणों का? यवनों के आक्रमणों का भी उल्लेख मिलता है। यानी कि मध्यमिका का उल्लेख है अजमेर के बड़ली गांव के शिलालेख में मिलता है, और पतंजलि के जो कि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन था, ने अपने भाष्य में साकेत और मध्यमिका पर यवनों के आक्रमण का भी उल्लेख किया है। नगरी को आक्रांत करने वाले इंडो यूनानी शासक संवत मिनेटर था, जिसके सिक्के भी यहाँ पर प्राप्त हुए। जैसे विराट सभ्यता को किसने तबाह किया था, ध्वस्त किया था? हुण शासक मिहिरकुल। इसी प्रकार नगरी को आक्रांत मचाने वाला या ध्वस्त करने वाला कौन था? इंडो यूनानी शासक मिनेटर, जिसके कुछ सिक्के यहाँ से मिले हैं। जनपद काल में नगरी सीवी जनपद के अंतर्गत थी। किस जनपद के अंतर्गत थी? सीवी जनपद के। और यहाँ पर सीवी जनपद के बड़ी मात्रा में सिक्के प्राप्त हुए हैं। जैसे मालव जनपद के रेड और नगर से मिले हैं ना, उसी प्रकार सीवी जनपद के व्यापक मात्रा में सिक्के नगरी से मिले हैं, जो इस बात का प्रमाण देते हैं कि यह जो क्षेत्र है वो सीवी जनपद से संबंधित था। इसके अलावा मौर्य राजा चित्रंग, यह चित्रांग जिसने 7वीं सदी में चित्तौड़ की स्थापना की थी, उससे पहले नगरी उनकी राजधानी थी। मौर्य शासक चित्रांगद हुआ था जिसने चित्तौड़गढ़ की स्थापना की थी, उससे पहले नगरी ही उन मौर्य शासकों की क्या थी? राजधानी थी। चालुक्य शासक कुमारपाल के जीवन से संबंधित कुमारपाल चरित्र में चित्तौड़ के निकट मध्यमिका नगर के रूप में भी उल्लेखित मिलता है। यानी कि इस मध्यमिका का हमने पहले भी 2 शिलालेख, एक तो अजमेर के बड़ली से मिला है और दूसरा पतंजलि के महाभाष्य में भी इस शहर का उल्लेखित है। और इसके अलावा चालुक्य शासक कुमारपाल के जीवन से संबंधित लेख कुमारपाल चरित्र में भी चित्तौड़ के निकट मध्यमिका नगर के होने का प्रमाण दिया गया है। डी.आर. भंडारकर ने नगरी में गुप्त काल में बने शिव मंदिरों के भग्नावशेष का उल्लेख किया है, जो शिव उपासना की लोकप्रियता का परिचय है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मान लो, ये प्रश्न आया हुआ है कि गुप्त काल में बने शिव मंदिरों के प्रमाण राजस्थान में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो है नगरी से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नगरी से। इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मान लेना, और बाकी याद होवे ना है, परंतु इसे ध्यान में रखना है। भंडारकर के अनुसार गुप्त काल के जो शिव मंदिर है वो राजस्थान में नगरी के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जैनियों की एक मजहबी उपशाखा है, उसका उद्भव इसी भाग से माना जाता है। इसके अलावा यहाँ से बौद्ध धर्म के भी स्तूप और तोरण द्वार मिले हैं। और इसके अलावा नगरी में महाभारत काल में उसी नर द्वारा शिवी राज्य स्थापित किया गया था। शिवी राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था महाभारत काल में? उसी नर के द्वारा। ये इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु थोड़ा ध्यान में रख लेना कि महाभारत काल से भी यह क्षेत्र संबंधित है। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। मेवाड़ के महाराणा रायमल की रानी सिंगारदेवी ने घोसुंडा गांव में बावड़ी बनाई थी, जो कि नगरी से लाए गए पत्थरों से बनी हुई है। नगरी तो जो क्षेत्र है वो प्राचीन काल में अपने पत्थरों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। ठीक है, तो इसमें नगरी से बनाए गए पत्थरों से ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये ध्यान में रखना है कि घोसुंडा गांव की जो बावड़ी है वो किसके द्वारा बनाई गई थी? मेवाड़ के महाराणा रायमल की रानी सिंगार देवी के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, इसके अलावा नगरी गांव से बाहर हाथियों का एक बड़ा नामक स्थान मिलता है, जहां पर विशाल के पत्थरों के प्राचीर से युक्त है। यानी कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में पत्थरों के अवशेष मिले हैं, और इन्हीं पत्थरों से ये घोसुंडा बावड़ी बनाई गई थी। और इसमें भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, यहाँ से थोड़ी दूर पर सफेद पत्थरों से निर्मित एक 30 फीट ऊंचा द्वीप स्तंभ या प्रकाश स्तंभ बना है। क्या द्वीप है? यहाँ पर जो शब्द है उसका द्वीप शब्द है, दीप स्तंभ है और प्रकाश स्तंभ बना है। इस मीनार नुमे प्रकाश स्तंभ का निर्माण
बाद से अकबर ने चित्तौड़ अभियान के समय 1567 में बनाया था। जब 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, उस समय चित्तौड़ का मेवाड़ का शासक महाराणा उदय सिंह था, जिसने जयमल और फत्ता को मेवाड़ का राज देकर स्वयं जंगलों की ओर, गोगुंदा की ओर चला गया था। और जयमल और फत्ता ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। कल्ला राठौड़ भी इस युद्ध में साथ था, और कल्ला राठौड़ ने अपने चाचा फत्ता को अपने कंधों पर रखकर युद्ध लड़ा था, जिससे अकबर ने उन्हें 4 हाथ वाला कहा था, जो लोक देवता के रूप में भी परिचित है। और इसके अलावा अकबर जयमल और फत्ता की वीरता से मनमोहित होकर उन्होंने आगरा के जो किला है उसके प्रवेश द्वार पर इन जयमल और फत्ता की जो हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां भी बनाई थी। और ऐसी ही मूर्तियां बीकानेर के शासक राय सिंह ने जूनागढ़ के प्रवेश द्वार पर बनाई हुई है। ठीक है दोस्तों, यह था नगरी के बारे में। इसके बाद में आगे चलते हैं हम बयाना। अब जो सभ्यता आएंगी उसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, बस उनसे हमें प्राचीन जानकारी तो कम, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी परीक्षा में जैसे मंदिर से संबंधित हो गई, मस्जिद से संबंधित हो गई या किले से संबंधित हो गई, वो तथ्य ही मिलेंगे। ठीक है। बयाना जो कि कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। जैसे किले का, बयाना के किले का निर्माण किसने किया था? बयाना के किले का निर्माण विजयपाल यादव ने करवाया था, नंबर 1 पॉइंट। और इसके अलावा बयाना के किले में विष्णुवर्धन के द्वारा 2.6 फीट ऊंचा भीमलाट स्तंभ भी बना हुआ है। इसके अलावा इस किले में रानी चित्रलेखा के द्वारा निर्मित एक उषा मंदिर भी है, और इस मंदिर को गुलाम वंशीय शासक इल्तुतमिश ने इस मंदिर को तोड़कर उसे मस्जिद के रूप में बदल दिया था। और इसके अलावा डच यात्री फ्रेकोइस पेल्सरट ने 1618 में बयाना में नील की खेती और व्यापार का वृत्तांत भी किया है। तो बयाना के बारे में ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है, इसमें कुछ बातें हैं वो सिर्फ ध्यान में रखनी है कि बयाना के किले का निर्माण किसने करवाया था? विजयपाल यादव ने करवाया था, नंबर 1। नंबर 2, बयाना के किले में विष्णुवर्धन है, विष्णुवर्धन के द्वारा निर्मित एक भीमलाट भी प्राप्त है। इसके अलावा इस किले में रानी चित्रलेखा के द्वारा बनाया उषा मंदिर भी है, जिसे गुलाम वंशीय शासक, और इस दिल्ली में इस गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, जो मोहम्मद गौरी का क्या था? गुलाम था, का एक प्रकार से सैनिक था। और मोहम्मद गौरी जब गजनी में लौट गया था, तब उसका जो दिल्ली का और अजमेर का राजकाज था उसे कुतुबुद्दीन को ही सौंपा गया था। इल्तुतमिश ने इस मंदिर को तोड़कर इसे मस्जिद में बदल दिया। और यहाँ बयाना जो अपनी नील की खेती के लिए भी प्रसिद्ध था। इसके बाद में आता है भंडारेज, जो कहाँ पर स्थित है? दौसा में स्थित है। यहाँ पर उत्खनन कार्य कलायुल ने किया था। उसने दौसा और भंडारेज दोनों स्थानों का सर्वेक्षण किया था। यहाँ से हमें भंडार माता मंदिर परिसर और बौद्ध धर्म के स्तूपों के अवशेष मिले हैं, जो किस काल के हैं? शुंग काल के हैं। किस काल के हैं? शुंग काल। यानी भंडारेज में जो भंडार माता का मंदिर है वो शुंग काल से संबंधित है। और भंडारेज पर किसका अधिकार था? तो यहाँ पर कुंभाणी शाखा का था, और ये कछुआओं की एक उपशाखा है। किसकी? कछुआओं की एक उपशाखा है। इसके अलावा 1767 में जयपुर और भरतपुर के शासक, जयपुर तथा भरतपुर के शासक जोरावर सिंह के बीच में माउंडा मंडोली का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें जयपुर के सेनापति राव दलेल सिंह ने वीरता तथा स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए अपने पुत्र और पौत्र समेत वीर गति को प्राप्त किया था। यानी कि बहुत बड़ी बात है कि एक ही युद्ध में स्वयं आप और उसका पुत्र और उसके पुत्र का पुत्र, यानी पौत्र, तीनों वीर गति को प्राप्त हुए हैं। इसमें भंडारेज के बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। भंडारेज पर कुंभाणी शाखा के कछुओं का, अब इसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न मैं बताऊं, एक तो ये है कि कुंभाणी शाखा का संबंध किस राजवंश से है? तो कछुआओं से है। दूसरा, माउंडा मंडोली का युद्ध किन के बीच में हुआ था और कब हुआ था? 1767 में हुआ था, जयपुर रियासत और
भरतपुर यस्त के मध्य में हुआ था। बस ये दो ही बातें इसमें महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा लालस और दौसा से यहाँ से हमें एक बंजारे की छतरी भी मिली है जो कि शुंगकालीन है। बांडारेज जो कि दौसा में है और लालस और दोनों ही दौसा में है, इनका संबंध शुंग काल से माना जाता है। ठीक है। चाकसू क्यों प्रसिद्ध है? चाकसू में इसका प्राचीन नाम है तांबावती या पहुपावती भी मिलता है। तांबावती या पहुपावती, तांबावती और पहुपावती शब्द इस भाग के लिए प्राचीन नाम है इस भूभाग का, और इसके पूर्व में ढूंढ तथा पश्चिम में बांडी नदी से घिरा हुआ है। ये बात भी इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। चाकसू के बारे में महत्वपूर्ण जो बात है वो आपको पता होगी। यहाँ पर क्लाइव ने सर्वेक्षण कार्य करवाए थे। इसके अलावा पर इस क्षेत्र पर गुहिलों शासकों का आधिपत्य रहा है। इसके अलावा मेड़ता के वीरमदेव और जोधपुर के मालदेव का भी वर्चस्व रहा है। इसके अलावा यहाँ से चाकसू की सील की डूंगरी पर शीतला माता का मंदिर बना है, जहाँ पर चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। ठीक है, जिसे गधों का मेला, और इस माता को चेचक या सैंडल की देवी कहा जाता है। तो चाकसू के बारे में ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें सिर्फ जो बातें हैं, एक तो सील की डूंगरी जहाँ पर शीतला माता का मंदिर बना हुआ है, ये ही सबसे महत्वपूर्ण बात है, और इसमें कोई ज़्यादा कुछ खास बात है नहीं। इसके अलावा यहाँ से 7 घोड़े पर सवार सूर्य की प्रतिमा वाला मंदिर भी स्थित है। चाकसू में 7 घोड़े पर सवार सूर्य की प्रतिमा वाला मंदिर भी अब स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कुराड़ा, इसे मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना। कुराड़ा ताम्र सामग्री यहाँ पर बहुतायत मिली है। इसका जो इस बात का प्रमाण देती है कि यह ताम्रकालीन सभ्यता स्थल है। इसके अलावा देव उपासना अथवा पूजा के कार्य में काम आने वाले अर्ध्य पात्र यहाँ से बड़ी संख्या में मिले हैं, और इस सभ्यता के लोग ईरान और पश्चिमी एशिया से संपर्क होने की संभावना का भी संकेत करते हैं। कुराड़ा वर्तमान में कहाँ पर है? नागौर में स्थित है, और यहाँ पर ताम्र सामग्री बहुतायत प्राप्त हुई है। और इसके अलावा यहाँ पर देवी उपासना में युक्त होने वाले बर्तन भी, ये अर्ध्य पात्र भी प्राप्त हुए हैं, और जो इस बात का प्रमाण देते हैं कि इस सभ्यता का ईरान और पश्चिमी एशिया से भी संपर्क था। चलिए आगे चलते हैं। डिंगरिया के बारे में हमने विराट सभ्यता के अंतर्गत भी किया था। डिंगरिया विराट सभ्यता स्थल के नज़दीक स्थित है, और यह साबी नदी के एक सहायक नाले से प्राप्त होता है। यहाँ से पाषाणकालीन उपकरणों के अवशेष मिले हैं। डिंगरिया और बानगढ़ दोनों से हमें पाषाणकाल उपकरणों के अवशेष मिले थे। ये विराट सभ्यता के बारे में भी हमने विराट सभ्यता के अंतर्गत भी हमने इनके बारे में पढ़ा था। तो आपको इतना ध्यान रखना, डिंगरिया सभ्यता कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, और विराट के अंतर्गत स्थित है। और यहाँ से हमें पाषाणकालीन औजारों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ एक सभ्यता और आती है दयारामपुरा। कौन सी? दयारामपुरा। ये भी जयपुर जिले में स्थित है। ठीक है, आप इनके बारे में इतनी ध्यान रखना, डिंगरिया सभ्यता जयपुर में, दयारामपुरा भी जयपुर में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। नलियासर, यह सभ्यता भी आपको पता है कहाँ पर है? जयपुर में है। और इस सभ्यता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। यहाँ पर कर्नल हैंडले और दयाराम साहनी के द्वारा अलग अलग समय में उत्खनन कार्य किया गया था नलियासर, जिसका उपनाम सांबर भी है। और यहीं पर चौहान शासक वासुदेव द्वारा 7वीं सदी में अपनी अधिष्ठात्री देवी शाकंभरी माता का मंदिर स्थापित किया गया था, और इसे अपनी राजधानी भी बनाया था। किसने? चौहान शासक वासुदेव के द्वारा। नलियासर से हमें कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले। कौन सी सभ्यता? कुषाणकालीन सभ्यता। शुंगकालीन सभ्यता के अवशेष हमने कहाँ से प्राप्त किए थे? बांडारेज और लालसोड़ से। और कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष हमें कहाँ से मिले? नलियासर से प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा ये लेन इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ से कुषाणकालीन मिट्टी के घड़े या सुराही के हत्थे पर यक्ष की प्रतिमा चित्रण बहुत सुंदर सजीव होता लगता है। इसके अलावा यहाँ से एक मरण मूर्ति मिली है जिसमें पुरुष आकृति है और हाथ में डमरू और गले में सर्पमाला है। तो वो किसका प्रतीक है?
भगवान शिव शंकर का इसी तरह एक नारी की मूर्ति भी मिली है जिसके एक हाथ में पात्र है और अपने मस्तक पर शिरास्त्राण धारण किए हुए हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर भगवान विष्णु के वामन अवतार के भी काले पत्थर से निर्मित एक सुंदर प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। ये जो हमारी लास्ट की जो 4-5 सभ्यता थी, एक बार मैं वापस दिखाता हूँ आपको। भांडारे बेयाना सभ्यता भरतपुर में, और इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी है कि यहाँ पर बेयाना के किले का निर्माण विजयपाल यादव के द्वारा करवाया गया था। और इसके अलावा यहाँ पर है एक विष्णुवर्धन के द्वारा निर्मित भीमलाट भी है। रानी चित्रलेखा के द्वारा निर्मित उषा मंदिर भी है जिसे इल्तुतमिश ने एक मस्जिद में परिवर्तित कर दिया, और ये बेयाना नील की खेती के लिए प्रसिद्ध है। भांडारेज, यहाँ से मैसूंग कालीन भंडार माता का मंदिर मिला है। और इसके अलावा भंडारेज पर कुंभाणी शाखा जो कछुआओं की है उनका आधिपत्य था, और 1767 में जयपुर और भरतपुर रियासत के बीच में माउंडा मंडोली का युद्ध हुआ था। लास और दोसा, यहाँ पर बंजारे की छतरी भी मिली है, और यह सुकालीन स्थल है। चाकसू के बारे में क्या जानकारी है? चाकसू के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यही है कि यहाँ पर सीर की डूंगरी पर शीतला माता का मंदिर बना हुआ है। और इसके अलावा कुराड़ा से हमें ताम्र सामग्री मिले हैं, और इसके अलावा यहाँ पर जो पूजा में काम आने वाले अर्ध्य पात्र मिले हैं। और कुराड़ा सभ्यता का ईरान और पश्चिम एशिया से संपर्क होने की भी संभावना दिखाई देती है। ढिंगरिया विराट सभ्यता का स्थल है। दयारामपुरा जयपुर में बस्सी तहसील पर स्थित है। नलियासर जो सांबर है वो जयपुर में है। यहाँ पर वासुदेव चौहान शासक वासुदेव के द्वारा शाकंभरी माता का मंदिर तथा शाकंभरी को अपनी राजधानी बनाया गया था। इसके अलावा यहाँ पर कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ से भगवान शिव की प्रतिमा मिली है, एक देवी प्रतिमा भी मिली है, और भगवान विष्णु के वामन अवतार की भी प्रतिमा मिली है। इसके अलावा 2 और सभ्यता स्थल है, जैसे तिलवाड़ा कहाँ पर है? बाड़मेर में। ये यहाँ पर प्राचीन काल में पशुपालन के अवशेष मिले हैं, और इस सभ्यता स्थल से ये एक पाषाणकालीन सभ्यता स्थल है। तिलवाड़ा नंबर 1 पाषाणकालीन सभ्यता स्थल है। नंबर 2 यहाँ पर पशुपालन के भी प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा राजस्थान में ये जो प्राचीन हड़प्पाकालीन सभ्यता है, इसके अलावा कुछ वैदिक या आर्य सभ्यता के भी प्रमाण मिले हैं। वो स्थल कौन कौन से हैं? उनमें है, थोड़ा ध्यान में रख लेना, अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा एवं चौचक 64 से। राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता के अतिरिक्त आर्य संस्कृति या वैदिक संस्कृति के जो अवशेष मिले हैं उनमें है अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा और चक 64। तो ये थी हमारी आज की क्लास दोस्तों, और आज की क्लास में हमने राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यता शेष रह गई थी उनके बारे में चर्चा की है। और अगली जो क्लास है उसमें हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से करेंगे, और पिछली भर्तियों में जो प्रश्न आए हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। देखते हैं उसे एक क्लास में ले या 2 अलग अलग क्लासों में। ठीक है दोस्तों, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो ये रोज़ की क्लास है करंट अफेयर्स से संबंधित हो या राजस्थान के जीके से, इनकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली अपलोड कर दी जाती है, और उसका जो लिंक है वो YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।